ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 3। इसके पहले हमने इसी चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट किया था और जो टॉपिक हमने जहां से छोड़ा था वो था तकनीकी योगदान, अर्थात वैश्वीकरण में तकनीक का क्या योगदान है, क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके आगे की घटना आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके विषय में हमें अध्ययन करना है वो है अफ्रीका में यूरोपियों का शासन, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, और भारत में अनुबंधित श्रमिक जैसे कि गिरमिटिया मजदूर, और विदेश में भारतीय उद्यमी। ये कुल 1, 2, 3 और 4 देयर आर 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 3। लेट्स सी एंड डू इट एंड राइट इट एंड रीड इट। आइए चलते हैं। तो अफ्रीका में यूरोपियों का शासन, अंग्रेजों ने पूरे विश्व को खंगाल डाला था और उनके विषय में कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो अंग्रेज अफ्रीका भी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने क्या किया, व्यापार को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। अर्थात अफ्रीका में यूरोपीय व्यापार के उद्देश्य से आए थे। क्या उद्देश्य था उनका? अफ्रीका में व्यापार मुख्य उद्देश्य था, किंतु धीरे धीरे उन्हें अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यूरोप में अफ्रीका में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। आए, व्यापार किया, व्यापार करने के बाद वहाँ पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। भारत के संदर्भ में भी आप यही देखेंगे कि अंग्रेज सबसे पहले आए तो व्यापार करना शुरू किया, एक कंपनी बना के। कंपनी का नाम था कि द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, यानी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानते हैं। तो उन्होंने सिर्फ कंपनी बना करके व्यापार शुरू कर दिया था। और आप देखें कि 1947 में जाकर के हम इन अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। यानी व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। तो अंग्रेज़ों ने ये काम केवल भारत के साथ नहीं किया, जहाँ जहाँ गए, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे यूरोप के और सारे कंट्रीज़ हों, जहाँ भी वो गए उन्होंने लोगों को अपना गुलाम ही बनाया। आज चूँकि गर्मी बहुत है लेकिन थोड़ा सा अब भाई मैनेज करना पड़ेगा हमें भी और आपको भी। तो चलिए काम करते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही काम है। और फिर क्या हुआ, यूरोप के लोग अफ्रीका में क्या करना चाहते थे? बागवानी खेती। मतलब बागवानी खेती का मतलब नगदी फसल उगाना चाहते थे, जैसे मूंगफली है, आलू है, फल है, पपीता है, मतलब वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी एंड कहवा, टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और खदानों का दोहन करना चाहते थे। कौन से खदान? जो साउथ अफ्रीका में थे। ट्रांसवाल में सबसे बड़ी सोने की खदान अंग्रेजों को मिली थी, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। किसे? अरे भाई, खदानों से जो फ़ायदा हो रहा है, जो मिनरल्स निकल रहे हैं, उन मिनरल्स को ये लोग क्या करते थे, खदानों से निकाल करके कहाँ भेजेंगे? यूरोप भेजेंगे, जहाँ पर क्या होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड कंप्लीट होगा, तैयार माल कंप्लीट होगा। किंतु वहाँ पर वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। कारण था कि अफ्रीका में सारे लोग आत्मनिर्भर थे, इसलिए वो वेतन पर काम करते नहीं थे। क्योंकि आबादी कम थी और ज़मीन ज़्यादा थी, इसलिए अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन करते थे। वहाँ के लोग मजदूरों की तरह काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें मजदूर की तरह काम करने के लिए विवश कर रहे थे। मजदूरों की भर्ती के लिए बहुत सारे हथकंडे अंग्रेजों ने अपनाए। जैसे कौन कौन से हथकंडे अपनाए? और लेकिन वो सारे हथकंडे क्या रहे? सफल नहीं हुए, विफल रहे। वो सारे हथकंडे क्या थे? जैसे देख लीजिए, अत्यधिक कर लगा दिया। यहाँ की जो जनता थी उस पर अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा कर लगा दिया। क्यों?
अगर आप मजदूरी नहीं करोगे तो कर दो। काश्तकारों की ज़मीनों से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून बनाया। काश्तकारों को उनके ज़मीनों से रिप्लेस करने के लिए उत्तराधिकारी कानून बना दिया। और क्या हुआ, जिसके अंतर्गत परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। खान कर्मियों को खुलेआम घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने हर तरीके से अफ्रीका की जनता को मजदूरी करने के लिए विवश किया, लेकिन अफ्रीका की जनता ने अभी तो फिलहाल मजदूरी करना स्वीकार नहीं किया। इसी बीच एक घटना घट गई। घटना ये घट गई कि जो ये यूरोपीय थे, ये अन्य देशों से प्लेग बीमारी लेकर पहुंच गए अफ्रीका। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग इसको कहा गया। प्लेग किस जानवर से होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एक एक्टिव स्टूडेंट है हमारे स्कूल की, खुशी दुबे, वो मतलब लगभग हर क्वेश्चन का वो मेरे जवाब देती है। तो मैं चाहूँगा जितने भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो अपने को अपडेट रखें और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका उचित जवाब दें। इससे आपके ज्ञान का वर्धन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग लेकर यूरोपीय साउथ अफ्रीका आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि ये प्लेग जिस जानवर से फैलता है वो जानवर भी जहाज के समय यात्रा करते रहते हैं। वो जीव जंतु भी जिस जंतु से या जिस जीव से प्लेग रोग फैलता है वो अक्सर जहाज में भी यात्रा करते हुए एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाया करते थे। तो उस जीव का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे प्लेग रोग फैलता है। अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी सालों में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, जिसकी वजह से 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। अब अफ्रीकी लोगों का श्रम बाजार में धकेलने के लिए बाकी बचे पशुओं को यूरोपियों ने अपने कब्जे में ले लिया। कारण, जब ये रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग यूरोप में अफ्रीका में फैला तो वहाँ पर चूँकि 90% जनता पशुपालन करती थी, अब उसमें लगभग 90% पशु मर गए प्लेग रोग से। इस रिंडरपेस्ट प्लेग रोग से 90% पशु मर गए। लोग बेरोजगार हो गए, अफ्रीका के लोग बेरोजगार हो गए। और जब बेरोजगार हो गए तो अंग्रेज़ों को, यूरोपियों को मौका मिल गया कि इन लोगों को श्रम के बाज़ार में, मजदूरी के बाज़ार में लाया जाए। और अगर कुछ जानवर बचे भी तो अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसे कहते हैं शिकार टूट गया बिलार के भाग से। शिकार आप लोग जानते होंगे, मतलब एक रस्सी का छीका टाइप का होता है और उस पे ऊपर रख दिया जाता है छत वत में या कहीं भी चूल्हे में फंसा करके, और उसमें खाने पीने का सामान पहले रख दिया जाता था। दूध है, दही है, जैसी चीज़ें जो बिल्ली से बची रहती थी। तो वही छीका टूट गया बिल्ली के भाग से। छीका कहते हैं, हमारे गांव में उसको शिकार बोलते हैं। अब आपको क्या बोलते होंगे आपके गांव देहात में, आई डोंट नो, लेकिन मेरे इलाके में उसको शिकार बोलते हैं। शिकार टूट बिलार के भाग से। क्लियर? यानी ये जो पशु मर गए, रिंडरपेस्ट रोग, रिंडरपेस्ट प्लेग, मवेशी प्लेग हो गया अफ्रीका के पशुओं में, तो वो अंग्रेज़ों के लिए खाद का काम हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से अब जो भी यूरोपीय बचे, जो भी अफ्रीकन बचे जिनके पास अब रोज़गार का कोई मौका नहीं था, तो उन लोगों को अंग्रेज़ों ने मजबूरी में मजदूरी के लिए अपने खदानों में, अपने बगानों में रख लिया। दूसरा है भारत में अनुबंधित श्रमिक। अब ये अनुबंधित श्रमिक क्या होगा? हमने जब टॉपिक शुरू किया था भारत में राष्ट्रवाद, तो हमने एक टॉपिक उसमें देखा था, पढ़ाया था आपको, गिरमिटिया मजदूर। तो वही भारत में अनुबंधित श्रमिक ही क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से मजदूरों को एक बॉन्ड पत्र पर दस्तखत बनाकर, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहाँ से अफ्रीका और अन्य देशों में ले जाते थे, भारतीयों से मजदूरी कराते थे।
अब अनुबंधित श्रमिक का आशय मजदूरों को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाने से है। यानी आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल 15 साल के लिए, और हमारे साथ आप चलिए काम कीजिए और हम आपको क्या करेंगे, वेतन देंगे। तो यही क्या हुआ, अनुबंधित श्रमिक हो गया। इन मजदूरों को अन्य देशों में ले जाकर काम देने से था, अर्थात जो भाड़े के सैनिक जाते थे, अनुबंधित श्रमिक जाते थे, गिरमिटिया मजदूर टाइप के श्रमिक जाते थे, उनका अन्य देशों में ले जाकर उन्हें काम देना होता था। 10वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेल निर्माण कार्य के लिए दूर दूर देशों में ले जाया गया। अंग्रेज ले गए, क्योंकि इस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे। कहीं रेल लगा रहे हैं तो कहीं बागान लगा रहे हैं तो कहीं सड़क बिछा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना व्यापार पूरे विश्व में फैलाना था। इसलिए भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक पूर्व के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के इलाकों से जाते थे। वैसे भी आप देखो यूपी वाले काफ़ी कामचोर होते हैं। अगर यूपी के लोग कामचोर ना होते तो गुजरात और बम्बई और दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में जाकर के मजदूरी ना करते। तो उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ के लोग कामचोर होते हैं। ये रियलिटी है भाई। अपना काम करने में इनको शर्म आती है। ये क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? ये दिन भर कुछ नहीं करेंगे, घर पे कोई काम नहीं करेंगे, चौराहे पर चले जाएंगे, बैठ करके पंचायत करेंगे, बालू पेरेंगे। बालू पेरने का मतलब कि बिना मतलब का काम। दिन भर बैठकर चौराहे पर गप करेंगे और शाम को गाड़ी उठाएंगे, घर चले आएंगे। तो भैया जब आप मेहनत नहीं करोगे तो रिसोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगी? तो क्या होगा, ऐसे लोग बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। तो कौन है वो? उत्तर प्रदेश और बिहार। आप देखो दिल्ली जाओगे, बम्बई जाओगे, गुजरात जाओगे, सबसे ज़्यादा बिहारी और ये उत्तर प्रदेश भैया जी लोग हैं वहाँ पर। आप जालंधर चले जाओ, पंजाब चले जाओ, भैया जी भैया जी। तो ये भैया जी यही उत्तर प्रदेश वाले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले भैया जी जी। अब यूरोपीय अप्रवासी लोगों को झूठी जानकारी देते थे। यूरोपीय का मतलब अप्रवासी। ये जो अनुबंधित श्रमिक जाते थे इनको हम अप्रवासी कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों। ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि भारत में अप्रवासी दिवस NRI डे मनाया जाने लगा, और वो डेट कौन सी है, वो डेट बताना है। अब वो कौन सी झूठी जानकारी अप्रवासी भारतीयों को देते थे? जैसे उन्हें कहाँ जाना है ये नहीं पता होता था, क्या काम करना है ये भी नहीं पता होता था, यात्रा का साधन क्या होगा, पैदल जाएंगे, ऊँट से जाएंगे, खच्चर से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहाज से जाएंगे, ये सब नहीं पता होता है। काम क्या करना है, वह जीवन के हालात क्या होंगे, AC घर में रहेंगे, पंखे वाले रूम में रहेंगे, झोपड़पट्टी में रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, इन सब चीज़ों के विषय में अंग्रेज कोई सही जानकारी नहीं देते थे। आज भी आप देखो जो ऐसे सेठ होते हैं, विदेशी एजेंट होते हैं, जो भारतीय लोगों को सऊदी अरेबिया ले जाते हैं, जानते हैं क्या करते हैं? यहाँ से तो अच्छा खासा आपको सब्ज बाग दिखाएंगे कि आपको ये सारा फलाना ढिमका हेनतेन लालटेन, बड़ा एकदम लंबा पुल बांध देंगे। लेकिन जानते हैं क्या होता है? हमारे गांव के कुछ लोग वहाँ गए हैं, बेचारे कहते थे कि भैया जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, बकरियाँ दे दी गई, टेंट में आप रहो और बकरियों को चढ़ाओ, भेड़ों को चलाओ। अमीर आता था, मतलब सेठ आता था, सेठ के आदमी आते थे, गाड़ी में आपके लिए पूरे हफ्ते भर का राशन वो छोड़ कर जाते थे। उस रेगिस्तान से आपको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, बस एक सिंपल मोबाइल फ़ोन, और कभी कभी जब आपको मौका मिले तो आप अपने देश को याद कर लीजिए, है ना। बड़े दिनों के बाद आप अपने देश को याद कर लीजिए, प्यार कर लीजिए अपने देश की मिट्टी को। इस तरह से शोषण होता था उस ज़माने में भी, आज भी होता है। देखिए बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो वो सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है। इन सब चीज़ों के विषय में सही जानकारी नहीं दी जाती थी। अरे भैया सही जानकारी दे देंगे तो कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा यार। इसीलिए जिसके कारण इसे नई दास प्रथा कहा गया। अब देखिए
अंग्रेजों के ज़माने में भारत में दास प्रथा कब समाप्त की गई, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किस वायसराय के समय में भारत में दास प्रथा समाप्त किया गया, ये भी। परंतु 1921 में इस गिरमिटिया मजदूर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1921 में महात्मा गांधी के प्रयास से, वो भी अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, महात्मा गांधी के प्रयास से साउथ अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे तब उन्होंने भारतीय मजदूरों की हालत देखी थी और उन्होंने उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, गांधी जी ने भारतीयों के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम जैसे बड़े बड़े संस्थान बना दिए। वहाँ पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना शुरू कर दिया, जिसमें यही बताया जाता था कि आप अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे और ये कितनी भाषाओं में छपती थी, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब विदेश में भारतीय उद्यमी कैसे पहुंच गए, भारतीय उद्यमी विदेशों में कैसे पहुंच गए, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में कैसे पहुंच गए, आइए देखते हैं। अफ्रीका में यूरोपीय निवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे, है ना। तो ये व्यापारी भी भारतीय जो थे इन यूरोपीय निवेशकों के साथ साथ 7 समंदर पार चले गए, जिनमें मुख्यतः नटुकोट्टई चट्टियार थे जो स्थानीय किसानों को खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराते थे। इस तरीके से मान के चलें एक महाजन टाइप के लोग थे ये लोग। और वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी इन्होंने जो स्थानीय कृषक थे अफ्रीका के, उनको लोन देना शुरू कर दिया, ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अफ्रीका में धीरे धीरे भारतीय उद्यमी भी अपनी पैठ जमाने लगे। भारत के लोगों ने, ये जो उद्यमी गए, बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े इम्पोरियम माने दुकान खोल दिए, जिसमें सबसे आगे हैदराबादी सिंधी थे। आप देखिए सिंधी कितने अमीर होते हैं, आज भी देख लीजिए, शहरों में जाइए देखिए। इन्होंने 1867 के दशक तक दुनिया भर में बड़े बड़े इम्पोरियम खोल दिए थे, बड़े बड़े दुकान कि आइए मेरे से लोन ले जाइए और कर्जा सहित चुकाइए और खेती कीजिए। मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं इन उद्यमियों के माध्यम से। तो इस तरीके से ये पूरा एक छोटा सा टॉपिक था। इसका अगला टॉपिक हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 4 बहुत जल्द आपके सामने ला लेंगे। लेकिन ये रहा आज का बस छोटा सा टॉपिक। और मेरे साथ इस गर्मी में बने रहने के लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद।